हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में। तो आज मैं आपके लिए 2016 यूपी पीजीटी का पेपर सॉल्व करा रहा हूं, जो कि मैं एक ही वीडियो लेक्चर में पूरा कवर कराने की कोशिश करूंगा। अभी जो पेपर हुआ है 2021 यूपी टीजीटी, तो उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा है आपके लिए 2016 का सोल्यूशन पेपर दे दिया जाए। सही 4 से 5 क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाते हैं तो आपका ठीक है फ़ायदा हो जाएगा। तो अच्छे से देखिएगा इसको। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ़ एफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स देन एफ वन इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है वो एफ वन की वैल्यू फाइंड करा रहा है। ठीक है, और एफ वन सिंपल आपको एक फार्मूला पता होता है, ये ए प्लस बी का होल क्यूब का जब आप फार्मूला ओपन करेंगे तो ये फार्मूला ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिएगा कि एफ एक्स इक्वल टू क्या आया, ये निकल के आया। और यहाँ से देखिएगा आपको कितना निकालना, 1 रखना है, अर्थात x प्लस वन अपॉन एक्स की जगह आपको कितना पुट करना होगा, 1 पुट करना होगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ से हमने एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू को हमने x प्लस वन अपॉन एक्स की फॉर्म में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया टोटल। एक बार फिर देख लीजिएगा, सिंपली क्या किया, ये a प्लस बी का होल क्यूब आपको ओपन करना है। ठीक है गाइज, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा। तो आपको ये फाइंड करना है, तो इसको आप इधर ही रखिएगा और ये वाली साइड को दूसरी साइड लेके आएंगे तो आपका ये फार्मूला मिल जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस 3x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। ओके गाइज, आगे देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ये हो जाएगा क्योंकि इसका क्वेश्चन में दे रखा है ये है। ठीक है, अब आप एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की जगह ये वाली वैल्यू उठा के पुट करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, आपको वैल्यू निकालना है F1, अर्थात आपको x प्लस वन अपॉन एक्स की जगह कितना पुट करना है, 1 पुट करना है। गाइस जब 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो -2 ही इसका क्या होगा गाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें आपको दिया है 1 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 4 क्यूब एंड अप टू 11 के क्यूब तक दे रखा है। आपसे सॉल्विंग पूछ रहा है क्या होगा। तो गाइज यहाँ पे क्या है, एक इवन एक ऑड दो दे रखे हैं, या तो फार्मूला यूज करिएगा। और फार्मूला यूज करना इतना टफ कैलकुलेशन है नहीं, छोटी सी कैलकुलेशन है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे जो ऑड वाले हैं वो सारे पॉजिटिव हैं और जो इवन वाले हैं वो सभी नेगेटिव है। तो नेगेटिव कॉमन कर लेंगे, इनको भी पॉजिटिव, इसका क्यूब अलग कर लीजिएगा, इसका क्यूब अलग कर लिया, माइनस कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा 756। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन ए ट्रेंगल ABC A इक्वल टू 5 दे रखा है, V इक्वल टू 7 दे रखा है एंड साइन A इक्वल टू 3/4, हाउ मेनी सच ट्रेंगल्स आर पॉसिबल। ऐसे कितने ट्रेंगल पॉसिबल हो सकते हैं। तो आपने एक साइन रूल का फॉर्मूला पढ़ा होगा सभी ने। तो साइन रूल क्या होता है, ये आपका साइन रूल दे रखा है। ठीक है, इस साइन रूल का यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें A और B पता है तो हम सिर्फ 2 वैल्यू ले लेंगे, फर्स्ट और सेकेंड। तो इसको साइन A अपॉन A इक्वल टू साइन B अपॉन B। तो यहाँ पे साइन A हमारे लिए दे रखा है 3/4 दे रखा है और A इक्वल टू 5 है और V इक्वल टू 7 है। सभी की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से साइन B निकाल लेंगे। ठीक है गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन B जब फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 21/20 जो कि क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। और साइन की वैल्यू कभी 1 से ग्रेटर नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे कोई भी एंगल पॉसिबल नहीं होगा, अर्थात नंबर ऑफ ट्रेंगल्स कितने हो जाएंगे गाइज, 0 हो जाएंगे। तो कितने ट्रेंगल्स का फॉर्मेशन हो सकता है, 0 ट्रेंगल का फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये क्वेश्चन अभी टीजीटी में भी आया था, नंबर ऑफ ट्रेंगल्स कितने फाइंड हो सकते हैं। ठीक है, कितने ट्रेंगल्स बनाए जा सकते हैं, तो उसका भी आंसर 0 ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर्स बिटवीन द 100 एंड 300, मतलब 100 और 300 के बीच के आपको नंबर्स फाइंड करने हैं, दैट आर डिविजुअल बाई 5 बट नॉट डिविजुअल बाई 15। मतलब वो नंबर निकालने हैं जो सिर्फ 5 से डिवाइड हो, 15 से डिवाइड ना हो। जैसे 5 से डिवाइड होता है, 15 से नहीं होता, 10 5 से डिवाइड होता है, 15 से नहीं होता है, और 15 5 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी डिवाइड होगा। तो हमें करना है क्या, पहले 5 से डिविजिबिलिटी के सारे निकाल लें, फिर 15 की डिविजिबिलिटी वाले जो नंबर्स हैं उनको क्या कर दें, माइनस कर दें। सिंपल AP सीरीज लगा लेना है आपको। तो पहले क्या करते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे आपको 500 के बाद पहला नंबर ऐसा कौन सा होता है जो 5 से डिवाइड होगा, 105 होगा। ठीक है, लास्ट नंबर 300 के
बीच का पूछा था, 100 एंड 300 के बिटवीन पूछा था, तो 300 तो नहीं लिखना, उससे पहले जस्ट नंबर कौन सा 295 हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे कितना है हमारा 105 दे रखा है और लास्ट नंबर कितना दे रखा है 295 दे रखा है। तो सिंपल L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूले का यूज करेंगे और यहाँ से हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 39। और ये जो है नंबर निकाल लिया हमने, कितना 39 निकाल लिया, ठीक है। और अब हम दूसरी जो सीरीज़ बनाएंगे ये वाली, ये वो सीरीज़ है जो 15 से डिविजुअल वाली है, ठीक है। 100 के बाद पहला नंबर कौन सा होता है जो 15 से डिवाइड होता है, 105 होता है, ठीक है। लास्ट नंबर कौन सा होता है 300 से पहले 285 होता है, क्योंकि 300 15 से डिवाइड होता है तो 300 से 15 माइनस करना पड़ेगा, तो पहले आने के लिए 285 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से A दे रखा 105, L दे रखा 285, तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया 13। अब हम बताइए 5 से डिवाइड होने वाली 100 to 300 जो टर्म्स है वो 39 है, और उनमें से जो 15 से डिविजुअल होने वाली टर्म्स हैं वो 26, वो सॉरी गाइस कितना है 13 आया है, ठीक है। तो वो नंबर चाहिए, तो 15 से डिविजुअलिटी वाली माइनस कर देना है, तो 39 माइनस कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, आंसर आपका 26 बचेगा और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, एक अच्छा क्वेश्चन है। द इक्वेशन साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 विल हैव एट लीस्ट वन सोल्यूशन इफ़, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि हम जब तक ए की वैल्यू कुछ ऑप्शन में रखेंगे नहीं तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि हमारा क्या रिजल्ट आ सकता है, तो हम ऑप्शन को चेक करके देखेंगे, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे विदाउट ऑप्शन आप सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा यूज करते हैं, सी ऑप्शन को यूज करते हैं, ठीक है। अब मेरे को पता है यहाँ पे, अब एग्जाम हॉल में आपको नहीं पता होगा डायरेक्ट कौन सा यूज करना है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी समस्या होने वाली है इसमें, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आप डायरेक्ट थर्ड ऑप्शन पे ही पहुँच जाए, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमें यहाँ पे mod a इक्वल टू √2 है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 लगाने पर इसके क्या कर लेंगे, सिंपली फैक्टर हो जाएंगे। कॉस स्क्वायर थीटा को भी हम कन्वर्ट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन की पावर 2 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो साइन की पावर 2 कॉमन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -2 जो कि पॉसिबल नहीं है, किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी। अब बचा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितना आ गया साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक सोल्यूशन मिल जाएगा हमारे लिए, कब, जब a mod a लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए √2 होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है मैक्लॉरिन एक्सपेंशन ऑफ tan इनवर्स x। अगर ये तो आपको गाइस डायरेक्ट ही पता होगा कि मैक्लॉरिन थ्योरम का एक्सपेंशन क्या होता है, क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट पता है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। निकालने का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बट अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर ओनली पता होंगे, क्योंकि ये सिंपल फार्मूला है, ठीक है, जो बहुत जगह यूज होता है। अब देखिएगा, एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, ये मैक्लॉरिन थ्योरम होती है आपकी, और मैक्लॉरिन थ्योरम में आप एक चीज़ समझ रहे, जो भी पूछा जाता है वो fx होता है, ठीक है। और हमें निकालना क्या होता है, जो fx है उसको f0 निकालना है, उसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करके 0 निकालना है, फिर डबल डेरिवेटिव करके 0 रखना है, फिर ट्रिपल डेरिवेटिव करके 0 रखना है। आपको ऑप्शन से अगर दो नंबर से अगर आपका ऑप्शन अलग हो गया, ठीक है, जैसे आपने सिर्फ 2 टर्में निकाली, ठीक है, 2 टर्मों से अगर अलग हो जाता है तो क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें या तो प्लस आएंगी दोनों, तो ये 2 अगर प्लस आ गया तो ये कट जाएगा, और माइनस आया तो आपको थर्ड टर्म भी निकालना पड़ेगा। तो इसी तरह से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपकी 2 टर्मों से ही क्लियर हो जाएगी कि सीरीज़ क्या आने वाली। तो 2 टर्में तो पहले निकालिएगा। तो सबसे पहले जो fx दे रखा है वो tan इनवर्स x दे रखा है, इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या मिल गया 0। अब पहली टर्म तो मिलने वाली नहीं है, 0 हो गया। फिर इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे लिए 1/1 + x², और x की जगह 0 लगाएंगे तो 1 मिल गया। फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे, फिर लगाया तो फिर 0 मिल गया, तो एक टर्म और निकालना, अभी एक ही टर्म निकली क्योंकि 2 टर्म में 0 हो चुकी है। फिर ट्रिपल डेरिवेटिव करेंगे तो ट्रिपल डेरिवेटिव ये आ गया, और इसमें x की जगह 0 लगाने पर कितना आ गया -1 आ गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है वो हम क्या करें, क्वेश्चन में दोबारा पुट कर दें, क्वेश्चन में पुट करेंगे। यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारी, यहाँ पे हम जब इसको पुट करेंगे, ये क्या आया था, पहला 0 आया था, दूसरा 1 आया था, तो 1 आने का मतलब f'0 की वैल्यू 1 है, तो ये x/फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। तीसरा 0 आया था फिर से, तो ये 0, इससे पहले 0, और इसके बाद में आया था -1, अर्थात x³ अपॉन कितना आ जाएगा
अपॉन फैक्टोरियल 3। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इतना लिखा हुआ नहीं है इसमें, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8। तो ये सभी सिंपल है, आप सभी लोग फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे। सभी लोग आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो तो मुझे कैलकुलेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप आंसर भी याद रखिए, 1/2 1/5 1/8 tan इनवर्स के साथ अगर हम ऑपरेट करते हैं तो कितना देता है रिजल्ट, π/4 देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आप सिंपल वैल्यू लगा लीजिए, ये फार्मूला है आपके सामने, इसमें आपको x y z सबकी वैल्यू पता है, 1/2 1/5 1/8 लगा के आप कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन 9x² प्लस 2hxy प्लस 4y² प्लस का 6x प्लस 2fy इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट टू पैरेलल लाइन्स। ये टू पैरेलल लाइन्स को रिप्रेजेंट करती है, इज इक्वल टू, ठीक है। अब इन्होंने पहले ही बोल रखा है ये टू पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, तो हमें पैरेलल प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हमने यहाँ पे आपको पैरेलल की कंडीशन बता दी है, ठीक है। और आपसे पूछा क्या गया, फिर h प्लस एफ की वैल्यू आपसे फाइंड करवा रहा है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होती है, डेल्टा इक्वल टू 0, h² इक्वल टू अगर ए बी आता है तो वो लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है। तो ये हमने चेक कर दिया यहाँ पे कि h² इक्वल टू ए बी, क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है 36 आ रहा है और ये भी यही आ रहा है, ठीक है। और डेल्टा भी क्या आ रहा है हमारा यहाँ से 0, तो ये इक्वेशन यहाँ से मिलेगी हमारे लिए, डेल्टा इक्वल टू 0 लेके चलने से, ठीक है। और दूसरा जो इक्वेशन हमारे पास दे रखा है इस ये, तो इससे इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इसका क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सिंपली इसको जो एफ ये है इसको हमने एक्स के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफ्रेंशिएट कर लिया, वाई के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफ्रेंशिएट कर लिया, और ये दोनों लाइनें जो मिली हैं हमारे लिए, जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो वहाँ से जो लाइनें मिलती है, ठीक है, टू स्ट्रेट लाइन्स मिलती है। और क्वेश्चन में बोल रखा है ये दोनों स्ट्रेट लाइन कैसी हैं, पैरेलल है। तो इसमें क्या करना है, एक्स के और वाई के कोफिशिएंट क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 18 है और इसमें x का कोफिशिएंट कितना है 2h, तो 18/2h, ऐसे ही यहाँ पे 2h अपॉन कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ से 6/2f आ जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके एक बार फर्स्ट और सेकंड को ले लिया तो यहाँ से h मिल गया, और दूसरी बार में सेकंड फर्स्ट और थर्ड को ले लिया, किसको, फर्स्ट और थर्ड को ले लिया, तो यहाँ से f मिल गया। और आपसे h प्लस f पूछा था तो h और प्लस f कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ द कोनिक। तो भाई सेंटर ऑफ द जो कोनिक होता है वो आपको, जैसे अभी पार्शियल जो आप डिफ्रेंशिएट किया था आपने एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में, तो आपको जो दो लाइन मिली थी, और वो दोनों लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं आपका क्या होता है, सेंटर मिल जाता है। तो यहाँ भी हमें यही करना है, जो कोनिक दे रखा है इस कोनिक को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद दो लाइन्स आएंगी और दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कोनिक कहलाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार के पेपर में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोल्यूशन आप कर लेंगे, इसकी सोल्यूशन कराने की इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, आप खुद से कर लीजिएगा। सिंपली दोनों इक्वेशन आ गई और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एक्स और वाई मिलेगा, जो एक्स और वाई मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा इस कोनिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये एक सर्किल है वो 3 पॉइंटों से पास हो रहा है। तो आप समझ लीजिएगा, अगर आपने जैसे जनरल इक्वेशन लिख दिया x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 और तीनों पॉइंटों से पास करा रहे हो, फिर उसके बाद g और f निकाले तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आपको करना क्या है, ये तीनों पॉइंट देखिएगा, अगर हम इनसे एक पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करें, ठीक है, जैसे हमने 3 पॉइंट रख लिए कहीं भी, एक यहाँ पे सपोज, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो जब हम इनको मिलाएंगे तो हम इनकी साइडों के बीच की क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकाल के देखेंगे। अगर दो साइडों की डिस्टेंस का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया तो पता चल जाएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल जो बनता है इनसे, तो वहाँ पे जैसे जो भी हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट ही क्या कहलाता है, उसका सेंटर कहलाता है। हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट ही क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। तो वही काम यहाँ भी किया है, यहाँ पे चेक किया है कि क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है साइड। तो यहाँ पे हमने सभी चीज़ निकाल के देखा। अब देखो 40 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर रूट में है तो 50 हो जाएगा, और बीच वाले का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 50। तो टू साइड्स का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि ये क्या हो गया, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल का और एक चीज़ और बता दूँ आपको यहाँ से, कि राइट एंगल ट्रायंगल किसी सर्किल के अंदर कब बनता है, जब वो हमारी लाइन डायमीटर से जाती है। किससे जाती है, डायमीटर से जाती है। अर्थात जो ये इस तरह से बन रहा होगा, ये 90 डिग्री बन रहा होगा, तो इसके सामने ये क्या रहा होगा, हाइपोटेनियस रहा होगा, ठीक है। जब ये हाइपोटेनियस रहा होगा
तो हाइपोटेनियस, और ये वैसे क्या है, रियल में आपका डायमीटर दिख रहा है, तो डायमीटर का मिड पॉइंट ही क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। तो एक ये वाला पॉइंट जो इधर दिख रहा है ये वाला, और दूसरा ये वाला, इन दोनों के मिड पॉइंट निकाल दीजिएगा। तो मिड पॉइंट के सिंपल यहाँ से निकाल लेंगे, x 5 और 0/2, 1 और 6/2, तो कितना हो जाएगा 5/2 एंड 7/2। फिर से देख लीजिएगा, तो यही तो दो मिलके बना रहे हैं। तो एक का कोऑर्डिनेट कितना है 0,6 और दूसरे का कोऑर्डिनेट कितना है 5,1। तो पहला हो जाएगा 0 + 5/2 और सेकेंड हो जाएगा 6 + 1/2। तो 5/2 एंड 7/2 इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इफ द स्लोप ऑफ वन of the line represented by ax² - 6xy + y² = 0 is square of the slope of the line other line, then the value of a। तो यहाँ पे a की पॉसिबल वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले तो आपके लिए क्या दे रखा है, कर्व दे रखा है, ठीक है। तो कर्व का आपने सिंपल कर्व से पहले इसकी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके a एच और बी को फाइंड कर लिया, ठीक है। आपको पता है जो ये इक्वेशन होती है, ठीक है, जनरल इक्वेशन, इसके लिए हमारी m1 + m2 की जो वैल्यू होती है वो -2h/v होती है, और m1 × m2 जो होता है वो कितना होता है a/v होता है, ठीक है। अब ये कैसे आया वो लंबा मैटर है, अभी वो समझाना नहीं है आपको, अभी आप खाली फार्मूले पे ध्यान दीजिए। 125 क्वेश्चन करने हैं आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 + m2 की जब वैल्यू लगाएंगे, यहाँ से h सभी फाइंड कर चुके, तो m1 + m2 कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। m1 × m2 कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा a आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, इसमें बोल रखा था, क्वेश्चन में पढ़िएगा एक बार, कि रिप्रेजेंटेड बाई दिस इज स्क्वायर ऑफ अदर स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। क्या लिखा, इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन का जो स्लोप है वो दूसरी लाइन के स्लोप का क्या है, के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप यूज करेंगे, ठीक है, कि फर्स्ट वाले का अगर m है तो सेकंड वाले का जो भी होगा वो उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, m1 = m2²। तो ये जो इक्वेशन मिल रही थी हमारे लिए, तो यहाँ पे हमने m1 की जगह कितना यूज कर दिया, m2² यूज कर दिया, ठीक है। और ये सिंपल अब जो बनेगी उसके हमने फैक्टर कर लिए, फैक्टर करने के बाद यहाँ से m2 की दो वैल्यू आएंगी। अब ये दोनों वैल्यू जो हम लगाएंगे तो यहाँ से हमें m1 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे लिए क्या मिल जाएगा, एक तो यहाँ से देख लिए m2 मिल चुका है हमारे लिए, m1 m2 का क्या है स्क्वायर ही है। अब यहाँ पे m1 × m2 था, तो m1 की जगह फिर से m2 लगा दिया, तो m2 का क्यूब जो हो गया वो a के इक्वल हो गया। अब m की दो वैल्यू है, या तो 3 होगा या तो कितना होगा 2 होगा। जब 3 लगाएंगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, -27 हो जाएगा, ठीक है। m1 निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर हम m2 की दो वैल्यू लगाते हैं तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो दो वैल्यू आपकी पॉसिबल हो गई, -3 का क्यूब करने पे -27 हो गया, और 2 का क्यूब करने पे कितना आ गया रिजल्ट, 8 आ गया, ठीक है। तो -27 एंड 8 ये दो पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी a की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार इसकी उम्मीद है आ सकता है पेपर में। द इक्वेशन आर 6 - 4 cos θ = 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कुलर, इलिप्स। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल है, आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा L/R 1 + e cos θ, पोलर फॉर्म में कोनिक की इक्वेशन होती है, ठीक है, e cos θ। तो यहाँ से क्या होता है, जो e होती है वो e = 1 है तो पैराबोला, और e अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा हाइपरबोला, और e अगर लेस देन 1 हो जाए, e क्या हो जाए लेस देन 1 हो जाए तो वो इलिप्स हो जाएगा, ठीक है। कंपेयर आपको इसी से करना है, तो पहले इसको इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ से क्या करना है, ये जो 5 हमारा RHS में LHS में दिख रहा है इसको RHS में ले आए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, 1+ या 1- कुछ भी होना चाहिए, 1+ e cos θ या 1- e cos θ। तो यहाँ पे सबसे पहले 6 दिख रहा है, 6 कॉमन किया, उसको दूसरी साइड पहुँचाया, वो L हो जाएगा 5/6, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें e से मतलब है। यहाँ पे हम जब कंपेयर करेंगे तो e आएगा हमारा 2/3, और 2/3 जो वैल्यू होती है वो 1 से क्या होती है, लेस होती है, और 1 से लेस होने पे हमने आपको बताया था क्या होता है, इलिप्स होता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, लेट अल्फा, बीटा वी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन
एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो इफ अल्फा कामा बीटा लाइज ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। मतलब अल्फा और बीटा किसी इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है, और जो अल्फा बीटा है वो किसी पैराबोला पे क्या कर रहे हैं, लाइज कर रहे हैं। देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्या होंगे। 4 ऑप्शन है आपके पास, 2 3 वो पढ़ लीजिएगा सिंपली। अब आप इसको समझिएगा, ठीक है। करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले ये आपको इक्वेशन दे रखी थी, इसके रूट्स क्या थे, अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस का ए हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। अब ये वाला जो पॉइंट्स था वो पैराबोला पे लाइज कर रहा था, तो पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। तो बाई की जगह कितना लगाएंगे, बीटा, और एक्स की जगह कितना लगाएंगे, अल्फा लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ समझिएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिएगा, इसको यहाँ पे पुट कर दें कि बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, अल्फा। अर्थात अल्फा की वैल्यू हम कितना यूज कर सकते हैं, बीटा यूज कर सकते हैं। तो एक बीटा तो ऑलरेडी है इक्वेशन सेकंड में, अब इसमें अल्फा की जगह बीटा स्क्वायर रख देंगे तो वो कितना हो जाएगा, बीटा क्यूब इक्वल टू ए क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ए आ गई। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पे देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 में तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ए आ गई यहाँ से। अब हम ये वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे ए। तो ए दूसरी साइड जाके कितना हो जाएगा, माइनस का 2a। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2a, और बीटा इक्वल टू कितना आ गया, ए आ गया, ठीक है गाइस। अभी यहाँ से अब इसको समझिएगा, ये अभी जो आपने निकाला था बीटा इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम वही करते हैं कि ए जो बीटा को स्क्वायर को अलग कर दिया, इंटू बीटा कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, जो बीटा दे रखा है वो किसके इक्वल था, ए के इक्वल था, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फ़ा किसके इक्वल था, -2a के इक्वल था। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी क्यूबिक, तो इसको इधर ले आएंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस वाली लाइन में। अब अगर नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, ए स्क्वायर कॉमन कर लेना, तो एक ए की वैल्यू 0 आ जाएगी, दूसरी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी, ठीक है। अब हमारी जो इक्वेशन थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी, ए पे ही डिपेंड कर रही थी, ठीक है। अब ए की हमें वैल्यू मिल चुकी है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब ये क्या मिल चुकी है, हमें इक्वेशन मिल चुकी है। इस इक्वेशन के फैक्टर करेंगे, यहाँ से जो भी एक्स की वैल्यू निकल के आएंगी वही हमारे इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। अब एक काम और करिएगा, अभी आप अगर इसको ऑप्शन से इसलिए नहीं कर सकते थे, ये पहले आपको इक्वेशन ए की वैल्यू नहीं पता था। अगर यहाँ पे आपको ए की वैल्यू दे रखी होती और रूट्स पूछता तो हम सेटिस्फाई करा लेते, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ए ग्रेटर देन 0 ए रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है और साथ में बोल रखा है आपसे रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो रियल और डिस्टिंक्ट के लिए कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट उसका जो होगा वो ग्रेटर देन, ठीक है, क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इक्वल टू भी नहीं है, डिस्टिंक्ट है अलग अलग, तो सिर्फ इक्वलिटी नहीं लगा सकते, सिर्फ ग्रेटर देन 0 ही लगाएंगे हम उसको। तो आपसे ये पूछा गया लास्ट में, देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स क्या आने वाले हैं। तो सिंपली रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे, इमेजिनरी होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो आप समझिएगा इसको। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन थी इसमें ए ग्रेटर देन 0 था, और इस इक्वेशन के जो रूट्स थे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट दे रखे थे। तो रियल और डिस्टिंक्ट में डी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। आप किसी भी इक्वेशन से कंपेयर करके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी इक्वल टू 0 से हम क्या निकाल लेते हैं, रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब कंपेयर करके डी ए बी सी निकाल लेंगे इससे। तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है डी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन 0, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ऊपर से वैल्यू हम कंपेयर करके निकाल चुके होंगे, तो यहाँ से कंपेयर करके जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ए कितना दिख रहा है हमारे लिए, 1 दिख रहा है, बी कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, सी कितना दिख रहा है, ए दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू मिली वो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ ग्रेटर देन 0 में रख दिया, ठीक है। अब क्या किया, इस लाइन को सॉल्व कर लिया, 4 को इधर ले आएंगे तो 1 की तरफ ग्रेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ से a निकाल लिया, तो a कितना हो गया, 1/4 हो गया। हमें क्वेश्चन की तरह बनाना है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या करा कि a ग्रेटर देन 0 है, और a की वैल्यू अभी क्वेश्चन में बोला था आपसे कि a क्या है, 0 से बड़ा है, और यहाँ निकल के आ गया कि a 1/4 से लेस है। इससे क्लियर हो गया कि a की वैल्यू 0 और 1/4 के बीच में क्या करेगी, लाइज करेगी। तो हमने क्या कर लिया, इस पूरे में 16 से मल्टीप्लाई कर ली। जब 16 से करेंगे तो ये तो 0 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 16a, और इधर कितना 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा 4। तो a, ठीक है,
किससे होगा, लेस देन होगा, सॉरी 16a लेस देन होगा 4 से और ग्रेटर देन होगा किससे, 0 से। और इस 4 को दोबारा हम दूसरी साइड ले आएंगे तो 16a माइनस 4 इक्वल टू कितना होगा, लेस देन इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा एक कंडीशन ये है, आप इसको ऊपर ही रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको लगेगा दोनों 0 0 के बीच में कैसे आ गया। फिर हमारी जो इक्वेशन दे रखी है इसका डिस्क्रिमिनेंट बनाएंगे, तो इसका जब डिस्क्रिमिनेंट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्या होता है b² 4 √2 का √a का जब स्क्वायर करेंगे तो 16a बन जाएगा, माइनस का 4ac होता तो माइनस का 4 हो गया। और ये वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, लेस देन 0 आ रही है। लेस देन 0 का मतलब d कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। जब d नेगेटिव आता है तो रूट्स कैसे हो जाते हैं, इमेजिनरी हो जाते हैं। d का मतलब होता है वही b² - 4ac। अब b² - 4ac कहाँ होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अंडर रूट के अंदर होता है, इसका मतलब रूट्स कैसे हो जाएंगे, रूट के अंदर नेगेटिव आना मतलब इमेजिनरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें आपको सीधे सीधे ऑप्शन से कर सकते हैं आप ज़्यादा बेटर, आप सिंपली भी निकाल सकते हैं बट उस तरह से निकालेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आप ऑप्शन से करिएगा। देखो अगर हम क्या करें, यहाँ पे n की वैल्यू 1 लगा लें, कितना n 1 लगाएंगे तो हमारा पहला टर्म लेंगे यहाँ से 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब n की 1 लगाने पे वैल्यू देखो कितने ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, रिजल्ट 1 दे रहे हैं। पहले में अगर मैं यहाँ 1 लगाता हूँ तो कितना मिलेगा, 1/3, ये कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे 4, 1 का स्क्वायर 1 और कितना हो जाएगा 3। तो पहले ऑप्शन ने तो सेटिस्फाई कर दिया, कितना आ गया 1। अब दूसरा भी चेक करना है कि दूसरा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर एक से ही कर रहा है तो ठीक है, अगर एक से नहीं कर रहा है तो हमें दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। अगर एक ही है तो वो एक ही ठीक हो जाएगा। अब मैं अगर इसमें करूँगा तो ये तो सारे प्लस हैं, ये तो कभी होगा नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर ये 4 + 1 5 हो जाएगा, 5/3 आएगा। और इस वाले से अगर हम करेंगे तो यहाँ से 1/6 और यहाँ से 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और 4 - 1 कितना हो जाएगा 3/6, ये तो 1/2 देने वाला है। और इसमें करेंगे तो ये कितना देगा 5/6 देगा। तो ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सिर्फ n = 1 लगाने से ही आपका क्या हो गया, चेक हो गया, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप निकालना चाहें तो पूरा प्रोसेस है, निकाल सकते हो, ये फार्मूला होता है, फार्मूले से करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। n = 1 से आपका क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे ये पूछा गया है कि द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच, मतलब n की वो छोटी से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब वो वैल्यू जो है, रिजल्ट जो है, ये कितना होना चाहिए, 700 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम ऑप्शन से रख के देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करें, जैसे n की वैल्यू 3 तक लगाएं, 4 तक लगाएं, 5 तक लगाएं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे ये है, n की वैल्यू चेक करा होगा कि पहले 1 लगाया होगा, 1 नहीं, ऑप्शन में सीधे 4, 5, 6 और 7 है, तो 4 तक लगाएंगे। देखो 4 तक लगाओगे तो इनका सम कितना हो रहा है, पहुंच ही नहीं पा रहा है 700 तक। फिर एक वैल्यू और लगाई होगी 5, फिर 6, फिर 7, देखा 7 तक का जो सम आ रहा है वो क्या हो रहा है, देखो यहाँ तक का सम 243 तक, वो 700 से छोटा रह रहा है। फिर हमें 7 का भी करना पड़ा होगा, तो 7 ये करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 729, और यही इससे बड़ा हो गया। तो n की वैल्यू 7 रखने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो 700 से ग्रेटर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर n की जो वैल्यू होगी वो 7 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखो जो e का फार्मूला होता है, वैसे तो e की पावर x क्या होता है, 1 + x + x² 2 होता है। अब इसमें x की जगह अगर मैं 1 लगा दूं तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1/√2 ये बनता है। तो आप देख रहे हैं इस फार्मूले में आपका स्टार्टिंग वाला 1 नहीं है, और इस वाले फार्मूले में भी आपका स्टार्टिंग का 1 नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें भी आपको 1 चाहिए और इसमें भी 1 चाहिए आपको। तो दोनों में 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये फार्मूले होते हैं तुम्हारे, ठीक है, तो इस फार्मूले में क्या नहीं है, 1 नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, e - 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो रिजल्ट होता है e की पावर -x का जो फार्मूला होता है, ये e की पावर -x का क्या होता है, 1 - x/(1) + x² 2। जब इसमें आप n की वैल्यू कितना लगाएंगे, ठीक है 1 लगाएंगे, तो ये बनेगा 1 - 1/(1) + 1/(2), इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है नहीं आपकी दी हुई, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 माइनस करना पड़ेगा। फिर ठीक है, पहले तो माइनस कॉमन करना पड़ेगा, पहले तो हमने इसमें प्लस का 1 ऐड कर दिया। ठीक है, माइनस का 1 ऐड कर दो पहले और प्लस का 1 अलग कर लो।
तो क्या करना है, फिर उसमें माइनस कॉमन करेंगे तभी ये माइनस ई की पावर -1 बन जाएगा। और जो प्लस हमने माइनस लिया था इसके साथ, तो उसने तो मिलके फार्मूला बना दिया। जो माइनस इसके साथ लिया तो +1 भी तो इसके साथ लेना पड़ेगा, तो वो +1 अलग कर लिया ये। अब ये हो गए। अब इनकी क्या कर लो, सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये निकल के आ गया। और ये आपको पता है किसका होल स्क्वायर होता है, ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर -हाफ का होल स्क्वायर। आप करके देख लो, ई की पावर हाफ का स्क्वायर करेंगे तो वो ई आ जाएगा, ई की पावर -हाफ का स्क्वायर करेंगे तो ई की पावर -1 हो जाएगा। और प्लस का कितना, माइनस का कितना होता है 2ab2, एक तो ई की पावर हाफ और दूसरा ई की पावर -हाफ, ये कट के 1 हो जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे n की पावर कितना लिखा हुआ, a लिखा हुआ, सब में सेम है। और नीचे इसमें अगर एक पावर ज़्यादा दे रखा हो, जैसे ऊपर n की पावर a है और यहाँ नीचे दे रखा है n की पावर a+1, तो रिजल्ट हमेशा कितना रहेगा, बड़ी पावर ही रहेगी, a+1 ही आंसर होगा। आपको कोई भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लगा दीजिएगा तो रिजल्ट कितना हो जाएगा। इसमें भी आया था TGT के पेपर में, ऊपर स्क्वायर चल रहा था, नीचे क्यूब आया था, तो उसका आंसर हम डायरेक्ट लगा सकते थे, 1/3 लगा सकते थे। और यहाँ पर हम आंसर क्या लगा सकते हैं, 1 जो नीचे पावर चल रहा है डिनोमीटर में, ठीक है, वो कितना है a+1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/a+1, डायरेक्ट लगा दीजिएगा। बट एक ही पावर ज़्यादा होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा पावर है, जैसे 2 का डिफरेंस आ गया तो आंसर 0 हो जाएगा। अगर डिफरेंस 1 का है तो आंसर रहेगा नीचे वाली पावर 1 में। इतना मत करिएगा, ये मैंने खाली सोल्यूशन भेज दिया। और ये आपको सोल्यूशन जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये दे रखा है बेटा 19 क्वेश्चन में बोल रखा है 2n+1 pn-1, 2n-1 pn, इनका रेशियो दे रखा है 3/5। तो इन्होंने पूछा कि n क्या होगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आप इसकी वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि विद इन टाइम में सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। या तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे, या आप क्या करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसका आंसर भी याद कर सकते हैं कितने पे 4 पे सेटिस्फाई करता है। या थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद आप n की वैल्यू इसमें ये चारों रिजल्ट आप पुट करके देख लीजिएगा, जिससे सेटिस्फाई होता है वही आंसर हो जाएगा। तो क्या किया, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसको खोलना तो आता ही होगा सभी को, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ठीक है। उल्टा करेंगे, अभी तो रेशियो में है, उल्टा करेंगे तो मल्टीप्लाई लग जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, फैक्टोरियल वेक्टोरियल खोल के ये आ गया। अब उसके बाद आप क्या करो इसमें, अब इसको सॉल्व मत करना क्वाड्रेटिक बना के, क्योंकि नीचे से क्यूबिक बनेगी जाके, तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो n की वैल्यू जो 4 ऊपर दे रखी हैं उनको यहाँ पुट करके देखिएगा, जिससे सेटिस्फाई होता है। देखो यहाँ n = 4 रखे देख लिया है, क्योंकि सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। अब 4 से ये सेटिस्फाई कर रहा है तो 4 ही इसका रिजल्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ पावर्स ऑफ x, the expansion of a² x³ minus 8a x² plus 16 की पावर 18 is 0, the sum of the coefficient of the power x, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि प्रसार में x की घातों के गुणांक का योग 0 हो, मतलब क्या हो, किन के गुणांकों का 0 होगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, the sum of the coefficient of the powers of x, the sum of the coefficient of the powers of the x की कितनी पावर्स के कोफिशिएंट का जो सम होगा, ठीक है, वो 0 होगा, ये पूछा गया है। तो सिंपली कैसे करेंगे, जब भी आपसे सम की बात की जाएगी तो आप x की जगह 1 पुट कर दीजिएगा। कितना पुट करना है, x की जगह सिंपली क्या पुट कर दीजिएगा, 1 पुट कर दो। तो x की जगह 1 पुट करोगे, ठीक है, तो ये बचेगा अंदर a² माइनस 8a प्लस का 16, तो ये a-4 का होल स्क्वायर हो गया। तो ऊपर कितना लिखा है 48, और 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 96, ठीक है। और इसको क्या कर लेना है, लास्ट में यही तो 0 करना है, तो 0 करने के लिए इसको क्या कर देना, 0 कर देना, तो 96 पावर तो वैसे ही उधर चला जाएगा, दूसरी साइड 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे पूछा है द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 3x + 3x² + x³ की पावर 8 इन द, ठीक है, इन पावर्स ऑफ x। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ये बताओ कि आप a + b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो कितनी टर्में निकल के आती हैं, 3। पावर 2 है तो टर्म कितनी निकल के आ रही, 3। अब आपको पता है 3 टर्मों में मिडिल टर्म कौन सा होगा, सेकंड वाला। आपने मीडियन पढ़ रखा है, तो मीडियन क्या होता है, ऑड टर्म के लिए क्या होता है n+1/2, ठीक है। और इवन टर्म्स के लिए क्या होता है, इवन टर्म्स के लिए होता है n/2 यथ टर्म प्लस n/2 + 1 यथ टर्म, ठीक है। और अपॉन में कितना कर देंगे 2, ये होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक चीज़ और समझिएगा,
अब ये जो दे रखा है तो हमें क्या दे रखा है, पावर जब इवन होगी तो टर्म कितने होंगे, ऑड होंगे। अब ऑड टर्म होंगे तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, सीधे सीधे जो भी है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन में यही चेक करना था, तो आप सिंपली करेंगे क्या, ये सॉरी कौन सा, ये वाला क्वेश्चन, इसमें कौन सा पूछा गाइस, मिडिल टर्म पूछा है आपसे, कौन सा टर्म पूछा, मिडिल टर्म पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है अंदर, ये देखो किसका होल क्यूब है, 1 + x का होल क्यूब है, और इसके भी पावर ऊपर कितना लगाओ, 8 लगा हुआ, तो टोटल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 24 तो पावर है तो टर्म कितनी निकल के आएंगे, ठीक है। तो इसका मिडिल टर्म कितना हो जाएगा, सिंपली आप जो भी पावर दे रखा है, अगर इवन पावर है तो सीधे हाफ कर दो, तो कितना 12 वाला जो टर्म हो जाएगा, कितनी पावर है, 24 पावर है, तो 12 वाला टर्म कौन सा टर्म होगा, हाफ टर्म होगा, मध्य पद होगा, ठीक है, मिडिल टर्म होगा। तो मिडिल टर्म में सीधे सीधे क्या लिख देना है, ऊपर तो हमारा फार्मूला क्या होता है, n/2, तो nc कितना हो जाएगा, n है हमारा 24 और n/2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो nc 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें देखो 3 टर्में हैं और इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रसार में कुल कितने पद होंगे। तो मैं एक आपको फार्मूला बता देता हूँ कि जैसे a + b + c, थोड़ा हल्का दिख रहा होगा, a + b + c की पावर n, जैसे 3 नंबर हैं और उनकी होल पावर n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, n + 1 * में n + 2 अपॉन में कितना होता है 2, ठीक है, n + 1 * n + 2 अपॉन 2। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और दूसरा एक और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और 22 के अपॉन में कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 से इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 2 और 1, ठीक है, और जो आएगा वही हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। और इसकी n की वैल्यू सॉरी 20 थी यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सॉरी नीचे 11 नहीं होगा, नीचे 2 होगा, वो थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। तो कितना 20 और 1 21, और 21 और 1 कितना हो जाएगा 22, अपॉन में कितना हो जाएगा 2, यहाँ से काटेंगे 11, 11 और जब 21 की आप मल्टीप्लाई करेंगे, 11 और 21 की जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 11 और 21 की मल्टीप्लाई तो आई है निकल के, तो 11 21 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 231 हो जाएगी। तो इतना लंबा आपको ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है कि m + n-1 अपॉन c m-1 याद करना, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है, n + 1 जो भी दे रखा हो उसमें एक जोड़ो, फिर उसमें एक फिर से जोड़ो, और अपॉन में कितना कर दो, 2 कर दो, ठीक है। तो हमारा 20 दे रखा था, तो 20 में एक जोड़ेंगे 21 × 22/2, बस सिंपल सॉल्व कर लीजिएगा। अब 4 हैं तो क्या होता है फार्मूला, 4 के लिए ये फार्मूला होता है, जब बीच में a b c d की होल पावर n हो, तो n + 1 n + 2 n + 3 इसके अपॉन में 6 होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये नंबर ऑफ टर्म्स डायरेक्ट फाइंड हो जाएंगे कि इनके एक्सपेंशन में टोटल कितनी टर्म्स आने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, यहाँ पे लिखा tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन cot इनवर्स x, ये किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा, ये 4 ऑप्शन है, इसमें किसके लिए ट्रू होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, सिंपल देखो, जो tan इनवर्स होता है हमारा अभी ग्रेटर है cot इनवर्स से, ठीक है। अब cot को जब हम tan में कन्वर्ट करेंगे, cot को 10 में कन्वर्ट करना है, अभी तो हमने क्या कर लिया, इसको अपॉन में कर लिया था टोटल, ठीक है। अभी हम एंगल भी उल्टा कर सकते थे, ठीक है, तो अभी हमने एंगल को उल्टा नहीं किया, कॉट को क्या लिख लिया, 1/10 में लिख लिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से दूसरी साइड ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये इधर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, वो ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो अर्थात x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा कैसी होगी, 1 से ग्रेटर होगी। तो ये 1 से ग्रेटर के लिए, 1 से ग्रेटर के लिए हमेशा क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन पूछा गया है। आपको पता है रूट के अंदर जब नोमेरेटर में होता है तो वैल्यू या तो 0 हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या तो पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 या पॉजिटिव होनी चाहिए, अर्थात जो हमारी अंदर की वैल्यू होती है उसको हमें क्या करना होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना होता है। तो 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेंगे। जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेंगे तो इसको इधर कर लीजिएगा।
अब अभी तो क्या है, ये 2 ग्रेटर है, जैसे ही हम इसको उल्टा करेंगे तो 5 की तरफ ग्रेटर का साइन लग जाएगा। अब ये इक्वलिटी कब होल्ड हो सकती है, अगर मैं x की पावर 0 लगा लूँ तब भी इक्वलिटी क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी। अब 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू लगाइए सबके लिए सेटिस्फाई रहेगी, सॉरी 0 से छोटी कोई भी वैल्यू लगाइएगा सबके लिए सेटिस्फाई रहेगी, 0 से छोटे सभी के लिए, क्योंकि अगर बड़ा लगाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा, उल्टा आने लगेगा। ठीक है, अर्थात जो वैल्यू बड़ी है वो छोटी आने लगेगी, क्योंकि ये क्या है आप समझ रहे हो। ठीक है, तो आप पुट करके भी देख सकते हो, 0 लगाने पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 0 के बाद अगर आपने 2 लगा के देख लिया, कितना 2 लगा के देख लिया, जब 2 लगाओगे तो 2 की पावर में 2 करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, और इधर से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 1/25 तो क्या हो जाएगा बेटा, ये तो छोटा हो जाएगा ना इससे, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो कब सही होगी, जब x की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव में होगी या 0 से छोटी होगी। ठीक है, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है f(x) = x - 1/x+2 देन एंड y = f इनवर्स x, होता है y = f इनवर्स x। ठीक है, देन dy/dx आपसे पूछा गया क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले करना क्या है, हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए जो भी f(x) होता है उसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, y लिख लेते हैं। अभी हमारा जो x है वो y जो है वो इन टर्म ऑफ किस में लिखा हुआ, x लिखा हुआ। फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म ऑफ y में। तो यही क्या कहलाता है हमारा, इसका इन्वर्स कहलाता है। बाद में y की जगह फिर से हम क्या कर देंगे, f इनवर्स x को पुट कर देंगे। अब देखिएगा, तो हमने क्या किया, इसके इक्वल में y लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से सबको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर ली, x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो x कितना हो जाएगा हमारा, y इनवर्स f इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो निकालते तो y में है बट y को फिर से कन्वर्ट x में ही कर देना होता है। ठीक है, तो ये f इनवर्स हो जाएगा x है। ठीक है, दोबारा उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसमें। तो अब ये फंक्शन आ गया हमारा, अब इस फंक्शन का हमें क्या करना है, f इनवर्स x की जगह फिर से आपको y पुट करना पड़ेगा। तो और जो x लिखा हुआ वहाँ पे आपको y, ठीक है, जो y लिखा हुआ था वहाँ पे आपको x पुट करना पड़ेगा, और x f इनवर्स x की जगह आपको y पुट करना पड़ेगा। तो ये आपका फंक्शन निकल के आ गया y। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सिंपल इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपसे पूछा है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट इटसेल्फ, मतलब खुद के खुद भी चाहिए, अर्थात जितना डोमेन में एलिमेंट है उतना ही कोडोमेन में एलिमेंट है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट डोमेन और कोडोमेन में सेम हो जाते हैं तो उसका आंसर सिर्फ क्या होता है, फैक्टोरियल 5 होता है, मतलब फैक्टोरियल n होता है जितने भी होते हैं। तो यहाँ पे 5 दे रखे हैं तो फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 कितना होता है 120। चलो आंसर इसमें सीधे सीधे फैक्टोरियल 5 ही दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 27 में। अब 27 में आपसे ये पूछा गया है कि यहाँ पे a तो ये दे रखा है आपका और b ये दे रखा है। ठीक है, तो a 4 की पावर n माइनस, ठीक है, 3n - 1। हमेशा देखो मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ, जो मल्टीप्लाई वाला होता है वही बड़ा होता है, जो मल्टीप्लाई वाला होता है वो बड़ा होता है। तो मल्टीप्लाई किस में लगी हुई है, b में। देखो यहाँ तो पावर में चल रहा है 4 की पावर n, और यहाँ n चल रहा है इसमें मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाला हमेशा ग्रेटर रहेगा 99%, 1% गलत भी हो सकता है, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो अभी क्या होने वाला है, b बड़ा होने वाला है। आप यहाँ तो वैल्यू रख के निकाल लेंगे कौन किसके अंदर जा रहा है, तो b क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है। तो b बड़ा होने वाला है, अर्थात जब b बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि पूरा का पूरा जो a होगा वो b के अंदर क्या हो रहा होगा, इंक्लूड हो रहा होगा। तो ये इसमें लगा दीजिएगा। ठीक है, अर्थात a इज़ द सबसेट ऑफ b। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे सेट बना लिया n की वैल्यू 1 रखने पे, a वाला सेट ये मिल रहा है और b वाला सेट ये मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, अर्थात इसकी सारी की सारी वैल्यू b के अंदर हो रही है। तो सॉल्व करना भी इतना टफ नहीं है, क्या है, सेट ही तो बनाना है। तो सेट में n की वैल्यू 1 2 3 लगाते चले जाओ तो a सेट मिल जाएगा, ऐसे b सेट में n की वैल्यू 1 2 3 लगाते चले जाओ 0 से तो दूसरा सेट मिल जाएगा। अब देख लो कौन सा सेट किसके अंदर कंटेन कर रहा है, कंटेन कर रहा है तो ठीक है, नहीं कंटेन कर रहा तो अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट, इन द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट 0। ठीक है, 0 क्या होता है, 0 आइडेंटिटी होती है हमारी एडिशन की, तो उसकी हम कितनी भी पावर कर लें, ठीक है, तो वो तो 0 ही है। बाकी किसी भी नंबर की आप कितनी भी पावर कर देंगे वो कभी भी 0 नहीं बनने वाला है, तो कभी 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, और जब तक वो 0 मिलेगा नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि उसका ऑर्डर कितना है। भाई जितनी पावर लगने के बाद आइडेंटिटी निकल के आती वही तो उस ग्रुप का ऑर्डर होता है, मतलब एलिमेंट का ऑर्डर होगा।
तो यहाँ पे बाकी किसी से जीरो आएगा नहीं, ऐड करने पे कभी किसी नंबर्स को ऐड करोगे तो थोड़ी ना जीरो आ जाएगा, 1 को कितनी बार ऐड करोगे जीरो मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए बाकी सभी जो एलिमेंट्स होते हैं उन सब का, ठीक है, ऑर्डर कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, किसको, जीरो को छोड़ के। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये लिखा है इफ़ जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 30 देन द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स। तो वो सब ग्रुप्स कैसे निकलते हैं, मैं बात बता दूं, सब ग्रुप्स निकलते हैं डिवाइजर से, अर्थात ऐसे कितने नंबर हैं जो 30 को डिवाइड कर सकते हैं। तो वो सारे नंबर्स की जो हम काउंटिंग कर लेते हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं, सब ग्रुप्स बन जाते हैं। तो एक काम तो ये है कि आप चेक करिए, 1 भी डिवाइड करता, 2 भी डिवाइड करता, 3 भी डिवाइड करता, तो ऐसे कहाँ तक करोगे। तो एक मैं बता दूं, आप सीधे सीधे क्या करो, 30 के फैक्टर करोगे, 30 के फैक्टर करोगे। फैक्टर में आपको सिर्फ क्या करना है, ये देखना कोई नंबर कितनी बार आया है। जैसे 2 से 1 बार कटा तो 2 की पावर तो 1 लगी होगी, बट आप जब डिवाइजर निकालते हो तो जितनी बार कटता है उसको हम एक ऐड कर देते हैं। जैसे 2 से 1 बार कटा तो 1 हमें अपनी तरफ से ऐड करना है, ये हो गया। ऐसी 3 से भी 1 बार कटा तो उसकी पावर, जो भी पावर आ रही है उसमें एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो सबकी एक एक पावर आ रही थी तो एक एक ऐड करेंगे तो सब कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, और 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। अर्थात एक ऐसा साइक्लिक ग्रुप जिसमें 30, ठीक है, जिसका ऑर्डर 30 है, तो उसके 8 सब ग्रुप्स पॉसिबल हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, डिवाइजर से निकालेंगे, और डिवाइजर किससे निकालते हैं, टाउ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो आप सिंपली या तो देख लो कि आपको कौन कौन डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक और तरीका मैं बता देता हूँ, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है कि अगर ये भूल जाओ तो देखो, 1 कब देगा, 30 के साथ मल्टीप्लाई होके, ठीक है। 2 कब देगा, 15 के साथ मल्टीप्लाई होके। 3 कब देगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई होके, ठीक है, सॉरी 3 देगा 10 के साथ मल्टीप्लाई होके। 3 कब देगा, 10 के साथ, ठीक है। अब 3 के बाद 4 तो 30 मिलता नहीं है, उसके बाद 5 कब देगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई होके। अब गाइस तुम देख लो, जैसे ही अगला नंबर लिखोगे तो ये उल्टे होने लगे, तो इधर से इधर तक के सारे क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। देखो 1 2 3 4 इस तरफ, 4 इस तरफ, टोटल कितने हो गए, 30 हो गए बस, सॉरी टोटल कितने, 8 हो गए। तो 80 नंबर ऐसे हैं जो इसको डिवाइड कर पाएंगे 30 को, और कोई दूसरा नंबर नहीं कर सकता। जैसे ही देख लो कि पास पास के नंबर आ गए, आप लिखना बंद कर दो, क्योंकि अगर आप इधर 6 लेके आते तो उधर 5 हो जाएगा, तो रहेंगे तो 5 और 6, चेंज तो होगा नहीं। तो सिंपली आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। तो 8 को कितने नंबर डिवाइड करते हैं, सॉरी 30 को कितने नंबर डिवाइड करते हैं, 8 नंबर्स डिवाइड करते हैं। तो 8 ही क्या हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हो जाएंगे किसी भी साइक्लिक ग्रुप के। तो कैसे निकालते हैं, सब ग्रुप डिवाइजर से निकालते हैं। नेक्स्ट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स, मतलब प्रत्येक एलिमेंट अगर खुद का इनवर्स होता है तो उसका ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है भाई। 2 ऑर्डर का एलिमेंट ही तो सेल्फ इनवर्स हो सकता है। जैसे आपको मैं बता दूं यहाँ से, जैसे ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी है, आप समझिएगा। तो ए को हम क्या लिखेंगे, ए इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी लिख सकते हैं। एक को इधर छोड़ दे तो ये ई अपॉन ए हो जाएगा, ई अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। और ई क्या है, आइडेंटिटी है, तो ए को ऊपर लेके जाएंगे तो ए इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ए इनवर्स, अर्थात ए इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए इनवर्स। अर्थात कोई एलिमेंट खुद का इनवर्स कब हो सकता है, जब उसका ऑर्डर कितना हो, 2 हो, ठीक है। और सेल्फ इनवर्स एलिमेंट किस में होते हैं, अबेलियन ग्रुप में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला, इसमें आपसे ये पूछा गया कि इसकी आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है जब हम इसका कंपोजिशन टेबल बनाते हैं तो कंपोजिशन टेबल में जिस एलिमेंट्स को हम ऑपरेट करने के बाद जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर जो भी आपने यही लिखेंगे, ठीक है। अब ये लिखने के बाद ये सेम आ जाए, चेंज ना हो, तो वही उसकी आइडेंटिटी हो जाती है। जैसे आपको मैं टेबल के थ्रू बताता हूँ। जैसे ये टेबल बनाया है मॉडलो 10 का, मॉडलो 10 मल्टीप्लाई के थ्रू है बेटा। अब करना क्या होता है, इसमें टेबल बनती कैसे है वो भी समझ लीजिएगा। 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना रहेगा, 4 लिख देना है। अब 4 10 से क्या है, छोटा है, तो 10 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा। अब 2 की किससे करेंगे, 4 से। 2 की अब किससे करना है, अगली बार में ये 2 की मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो 2 की 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। अब 8 भी 10 से छोटा है तो 8 ही रहेगा। अगली बार में हम इस 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। अब 12 10 से बड़ा हो गया तो 10 से करेंगे भाग, और भाग करने पे कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 बचेगा, तो वो यहाँ नीचे लिख देना है।
फिर 2 की मल्टीप्लाई किससे करना, 8 से करना है, तो कितना हो गया 16, 10 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 6। तो ऐसे ही अब 4 के साथ सबके साथ करते रहना है। और सबके साथ करने में सिर्फ आपको ये चीज़ देखना है कि जो लाइन ऊपर लिखी थी वही लाइन सेम किसके साथ आई है। ये देखो यहाँ से देखो 2 4 6 8, 2 4 6 8 आया, तो इसका मतलब ये जो है, ये नंबर जो दिख रहा है यही आपका क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, मेन टेबल तो आपका इतना है, वो तो आपको खाली लिखा गया है, ये टेबल है, वो तो आपका सिस्टम बनाया जाता है। जो लिखा होता है वो एक बार आपको यहाँ भी लिख देना होता है और एक बार आपको यहाँ भी लिख देना होता है, और इधर एडिशन के मॉडलों में या मल्टीप्लिकेशन के मॉडलों में वो लिखना होता है। अब देख रहे हैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ से क्या है, सेम है, तो इसका मतलब इसकी आइडेंटिटी कितनी है, 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32, यहाँ से लोग पूछा है लेट जी बी ए ग्रुप विद बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1। ठीक है, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जी, इनवर्स ऑफ एलिमेंट सी। ठीक है, सी का इन्वर्स पूछा गया किसमें, जी में। तो सिंपली होता क्या है, आप एक चीज़ समझिएगा, ये तो 4 ऑप्शन है, अभी समझ आ जाएगा। ये आपको एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है, एक बाइनरी ऑपरेशन आपको डिफाइन किया गया है। आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा होता है, वो किसी के साथ अगर ऑपरेट करो तो वही एलिमेंट सेम आता है। तो हम यहाँ से सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी फाइंड करेंगे। तो हमने एक नंबर लिया ए और इसकी आइडेंटिटी हमें पता नहीं थी क्या है, तो वो हमने अपनी तरफ से क्या मान ली, ई मान ली। आइडेंटिटी किसी के साथ ऑपरेट करोगे तो सेम नंबर मिलेगा। ठीक है, अब इधर तो सेम मिल गया, बट हम इसको तो ऐसे खोलेंगे ना, ए स्टार बी कैसे खुलता है, ए प्लस बी प्लस 1। तो यहाँ पे भी तो हमारा ए स्टार ई लिखा है, तो इसको कैसे खोलेंगे, ए प्लस ई प्लस 1, और यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ई इक्वल टू कितना आ गया, -1। अर्थात इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी है वो कितना, -1 है। अब आपको पता है किसी भी नंबर की उसके इन्वर्स से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, किससे, इन्वर्स से, तो हमेशा क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। ठीक है, तो इधर तो ये, और इधर आप वही फार्मूले से खोलेंगे। यहाँ पे ए इन्वर्स चल रहा है, आपको फार्मूला पता है, ए प्लस बी प्लस 1 होता है, तो यहाँ पे ए इन्वर्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझिएगा यहाँ से, तो ये थोड़ा नीचे करिएगा। अब यहाँ देखो ये हो गया। अब हम क्या करें, इस 1 को उधर ले जाएं तो कितना हो जाएगा, -2, इस ए को भी उधर ले जाएं तो कितना हो जाएगा, माइनस का ए, तो माइनस का 2 और माइनस का ए ही इसका क्या हो जाएगा, ए का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अब सी का पूछा गया तो ए की जगह सी लगा लो, कितना हो जाएगा, -2 माइनस का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप का प्रत्येक जो सब ग्रुप होता है वो कैसा होता है, नॉर्मल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हो सकता है इस बार आए। अभी जो मॉडल अलजेब्रा के 3-4 क्वेश्चन किए आपने, उसमें हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे इस बार भी, इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए। ठीक है, तो एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज नॉर्मल। अब ये मैं थ्योरम के थ्रू प्रूफ कराऊंगा, ये ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स सीधे प्रूफ हो जाएगा, तो वो थ्योरम की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34। ठीक है, 34 में पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ आर क्यूब। देखो इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ छोटी सी, और वो हर क्वेश्चन में आपकी अप्लाई होगी, हर जगह अप्लाई होगी। ठीक है, होता क्या है, जो होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस का मतलब हर जगह पावर कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, और इक्वल टू में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, वही हमारा सब ग्रुप सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब देखो यहाँ तो होमोजीनियस है, बट इधर हमारा कांस्टेंट आ गया, इधर कांस्टेंट आ गया, इधर कांस्टेंट आ गया, तो सिर्फ इसी में तो 0 आ रहा है, तो बस सीधे लगा दो ऑप्शन, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ गए, होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब अगर पावर 1 चल रही तो 1 ही होना चाहिए। ठीक है, लीनियर। नेक्स्ट करा हुआ है, बट मैं उसको आप देखना चाहें देख सकते हैं, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करें, इफ़ एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप, एच और के किसी ग्रुप के सब ग्रुप हैं, एंड ऑर्डर ऑफ एच कितना दे रखा है आपको 3, ऑर्डर ऑफ के कितना दे रखा है 5, ऑर्डर ऑफ जी मतलब ग्रुप 30 दे रखा है, तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के पूछा गया है। ठीक है, जब भी इंटरसेक्शन का पूछा जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एच और के का इंटरसेक्शन पूछा गया है, तो एच और के का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना देगा 3 और 5, 3 और 5 का एचसीएफ कितना होगा 1, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, इनके इंटरसेक्शन का जो ग्रुप बनेगा उसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ़ एक्स एंड वाई आर द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी एंड ऑर्डर ऑफ वाई इक्वल टू 3, देन ऑर्डर ऑफ एक्स बाई एक्स इनवर्स। तो आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो एक्स बाई एक्स इनवर्स होते हैं ना, ये जो एक्स लगा इधर उधर, इनसे कोई मतलब नहीं होता है।
ठीक है, मतलब सिर्फ वाई से ही होता है। तो वाई का ऑर्डर कितना दे रखा था 3, तो इसका भी ऑर्डर कितना आने वाला है 3। वो तो खाली आपको ठीक है घुमाने के लिए दिया हुआ है, उससे कोई मतलब ही नहीं होता। जो वाई जो बीच वाले का होगा वही काम करेगा। तो बीच में क्या दे रखा वाई, और वाई का ऑर्डर हमें क्वेश्चन में पता है 3, तो इसका भी ऑर्डर कितना होगा 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये सोल्यूशन है बट वो मैंने खाली डाल रखे हैं आपके लिए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करिएगा, ज़्यादा बेटर है। 37 इफ़ एक मैपिंग दे रखा है जी से जी डैश पे, इज ए आइसोमॉर्फिज्म दे रखा है। कैसा है आइसोमॉर्फिज्म, देन ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसमें कौन सा ट्रू होगा। ये ग्रेटर और इक्वल ठीक है लेस पे नहीं अप्लाई होता है, ये हमेशा कैसा दे रखा है आइसोमॉर्फिज्म दे रखा है। तो जो ऑर्डर ऑफ ए होगा वही फंक्शन उस पर किसी भी एलिमेंट पे अगर फंक्शन ऑपरेट कराने के बाद भी उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता, ये आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन होती है। तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ठीक है फंक्शन ऑफ ए, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 38 इनवर्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। देखो इन्होंने आपसे सिंपल पूछा गया इनवर्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक कोई मैट्रिक्स दे रखी जिसका ऑर्डर कितना 3 है। अब ऑर्डर 3 है, ऑर्डर कितना है ऑर्डर, आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है ऑलवेज 0 होता है। अब जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उसका इन्वर्स तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते। जब इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते तो इसका क्या होगा इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। देखो फिर से समझ लीजिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज डिटर्मिनेंट है 0, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 हो जाएगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो डिटर्मिनेंट अगर 0 होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज कितना सोल्यूशन रखना है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन 3 सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है। तो सिंपली वो रैंक के मेथड से आसानी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक ए और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए भी बना लीजिएगा। तो इनके कोफिशिएंट को यहाँ लिख देना होता है, ठीक है, इसके कोफिशिएंट इसके और लास्ट में ये डॉटेड लगा के इधर लिख देना है आपको ये, ठीक है। अब होता क्या, ये तो आपका यहाँ से यहाँ तक जो है ये वाला ये तो ए है बेटा, और ये पूरे की बात करूँ वो ए बी है। ए बी को मतलब बोलते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, और ये वाला जो सिर्फ होता है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए होता है। अगर दोनों की रैंक सेम है तभी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर दोनों की रैंक सेम नहीं है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब रैंक सेम है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। अगर दोनों की रैंक सेम है और वो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है, जैसे यहाँ पे कितने अननोन है 3, और रैंक भी दोनों की 3 है, तब तो एक सोल्यूशन होगा, ठीक है। सोल्यूशन जब भी होगा जब दोनों की रैंक सेम होगी। अभी दोनों की रैंक सेम है बट वो उतनी ही है जितने आपके अननोन है, तब यूनिक सोल्यूशन होगा। अब रैंक तो सेम है बट नंबर ऑफ अननोन से कम है, तो आपके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, ठीक है। अगर रैंक दोनों की इक्वल ही नहीं है तो नो सोल्यूशन होगा। बस 3 केस आप याद रखिएगा, रैंक इक्वल है और वो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है तो यूनिक सोल्यूशन, रैंक इक्वल है बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, और रैंक अगर इक्वल ही नहीं है तो नो सोल्यूशन। सोल्यूशन के केस में इक्वेशन कंसिस्टेंट होती हैं और नो सोल्यूशन के केस में इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होती हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, तो सिंपली सबसे पहला काम मैं आपको बताऊं क्या करना होता है। जो ए के नीचे का एलिमेंट है उसको 0 बनाओ और इसको 0 बनाओ। ये दो A21 और A33 आपको 0 बनाना है, सबसे पहला काम यही होना चाहिए। अब हम क्या करें, पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दें, दूसरे वाले में फिर पहले वाले में 3 से मल्टीप्लाई करके R3 को माइनस कर दें, दोनों 0 बन जाएंगे। अब दोनों 0 बनने के साथ साथ क्या हुआ कि अगले वाला भी 0 बन गया। अगले वाला 0 अभी नहीं बनेगा, एक ऑपरेशन और लगाना पड़ेगा तब जाके 0 बनेगा। इनने डायरेक्टली बना दिया है, ठीक है। तो पहले आप ये दोनों 0 बना लेना, दोनों 0 के बाद आपको रास्ता दिखने लगेगा, इसमें कुछ C से मल्टीप्लाई करके ये भी 0 बन जाएगा। तो आप एक चीज़ देख रहे हो यहाँ से कि ए तो केवल यहाँ तक है, तो इसमें पूरा का पूरा एक रो 0 हो गया, तो ए की रैंक तो 2 बची, ए की रैंक कितनी बची 2। अब इस वाले में पूरा ए बी में देखें यहाँ से यहाँ तक, इसमें पूरी रो 0 हुई नहीं हमारी, तो ए बी की रैंक कितनी है 3 है, ए बी की रैंक कितनी आ रही है 3 आ रही है। अब दोनों की रैंक ही सेम नहीं आ रही है तो सोल्यूशन ही नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे नो सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन होता है। आपसे बोला 5th टर्म ऑफ ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 7 एंड 7th टर्म कितना दे रखा 5 दे रखा, 35 टर्म आपसे पूछा गया। कौन सा पूछा गया 35th टर्म आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो आपसे देखो कौन सा टर्म पूछा गया, अगर ये एपी में होता तो आप डायरेक्ट निकाल देते, बट ये एपी में दे नहीं रखा है, ये आपको एचपी में दे रखा है, इसलिए आप उतना आसानी से नहीं कर सकते। एपी के लिए कंडीशन है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते थे। ओरली आपको पता है एपी के अंदर अगर ऐसा पूछा जाता तो वो 1 आता। जैसे एपी के अंदर मैं बता दूँ, एम टर्म आपका 1/n है और एन टर्म आपका 1/m है, ठीक है। तो जब भी आपसे TMN पूछेगा तो आपका TMN क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। बट ये HP में दे रखा है, कंडीशन यूज तो हो जाएगी बट उतना यूज नहीं हो पाएगा। तो पहले अभी आप क्या कर लें कि ये 5th टर्म है हमारा, कितना 7 है, 5th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 7, तो 5th टर्म ऑफ AP का कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, ठीक है। और 5th टर्म, तो 5th टर्म कितना हो गया, तब तो बन गई कंडीशन, वहाँ से भी बन गई। 5th टर्म कितना हो गया भाई, 1/7 हो गया। दूसरी कंडीशन दे रखी थी, जो इसका 7th टर्म था वो 5 था, तो AP के अंदर कितना हो जाएगा, AP के अंदर 1/5 हो जाएगा। तो आपका TMN जो टर्म होगा कौन सा, यहाँ से। तो एक चीज़ और बता दूँ मैं आपके लिए, जब भी ये कंडीशन होती तो A की वैल्यू भी आपकी 1/mn होती है और D की वैल्यू भी आपकी 1/mn होती है। तो एक 5 और एक 7 है, तो ये भी तुम्हारा 1/35 आएगा और D भी 1/35 आएगा, ये आप डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। A की वैल्यू 1/mn होती है और D की वैल्यू भी 1/mn होती है, सॉल्व नहीं करना है ऐसे केस में। अब हमें क्या करना है, देखो A और D ने इतना करके यही तो निकाला, हमें वैसे ही पता है डायरेक्ट कि A भी 1/mn होता है और D भी 1/mn होता है, तो D भी इतना ही आ जाएगा, A भी इतना ही आ जाएगा। 34 टर्म पूछा गया, कितना आ गया, 1 आ गया। मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया था, एक अभी यहाँ पे कंडीशन बता देता हूँ, आप समझ लीजिएगा कि M टर्म आपका अगर 1/n है और n टर्म आपका 1/m है, अगर फिर आपसे mn टर्म पूछा गया तो रिजल्ट कितना लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है। वही काम आपने यहाँ भी किया, यहाँ भी रिजल्ट कितना आ गया, 35 पूछा था, 7 और 5 की मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 35 टर्म कितनी होगी, 1 होगी। अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। वीडियो 1 घंटे का होने वाला है, तो इस वीडियो में मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा, अगले वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। इफ़ log 3 एंड log x की पावर, ठीक है, log x 3 की पावर x - 2 एंड तीसरा भी दे रखा है, ये किस में दे रखा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दे रखा है। तीनों किस में, अर्थमेटिक में है। तो अर्थमेटिक में आपको पता होता है कि बीच वाली टर्म्स का डबल फर्स्ट और लास्ट के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन लगा दी, बीच वाले का डबल फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल। अब लॉग के बीच में प्लस हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इधर जो पावर थी वो ऊपर कर ली, लॉग से लॉग हटा दिया, उसके बाद आपको सिंपली x² 3 की पावर x - 2 की जगह आप बाई कंसीडर कर लीजिएगा और यहाँ से इसके फैक्टर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि लॉग में नेगेटिव डिफाइन नहीं होता, इसलिए बाई 3 नॉट पॉसिबल, बाई = 6 होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको लगा सकते हैं सिंपली और बाई की वैल्यू लगा के फिर से फैक्टर कर लेंगे, तो यहाँ से हमें ये मिल गया 3 की पावर x = 8 मिल गया, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो ये नंबर होता है ये कहाँ जाता है, बेस में जाता है, ठीक है, और ये नंबर में आ जाता है। तो लॉग कितना हो जाएगा, 3 8 = x हो जाएगा, ठीक है। तो जो पावर में बेस में लिखा है वो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, बेस में चला जाएगा उसके, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इन्होंने बोला A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन AB इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ एंड ओनली इफ़। A और सिमेट्रिक है, B सिमेट्रिक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें मत देखो सोल्यूशन, जो मैं बता रहा हूँ वो देखिएगा। A सिमेट्रिक है, इसका मतलब A का ट्रांसपोज A के इक्वल होगा। B सिमेट्रिक है, इसका मतलब B का ट्रांसपोज B के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब इन्होंने बोला कि तो AB कैसी होगी, अब देखिएगा AB अगर हमारी, तो AB का हम ट्रांसपोज करें, क्या करें, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज करने में आपको पता है ये पहले आएगा और ये बाद में हो जाएगा। अब B का ट्रांसपोज B के इक्वल है, A का ट्रांसपोज A के इक्वल है। तो अब ये सिमेट्रिक जब ही हो सकती है जब AB क्या करे, कम्यूट करे। AB क्या करे, कम्यूट करे। कम्यूट करने का मतलब AB = BA हो जाए, अर्थात हम फिर से इसको ऐसा लिख सकें। A कब लिख सकते हैं, जब BA कैसी हो, कम्यूट हो, अर्थात BA = क्या हो जाए, AB। तो AB का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल आ गया, AB के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि AB सिमेट्रिक जब ही होगी जब AB = क्या हो जाए, BA हो जाए, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाए, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। कौन सी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन A और उसका ट्रांसपोज अगर हम कर दें तो वो क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आप ये भी करके देख सकते हो, नहीं तो ये सिंपल पता है, ये तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ही होता है, ठीक है।
नेक्स्ट देख लीजिएगा, आपको जो मैंने अभी बताया था वो आप करके देख सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला दे रखा है द सम ऑफ द टू डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन, क्या पूछा गया, द सम ऑफ द टू डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन, तो ये दे रखा है, ठीक है। अब इसके हमें क्या करना है, दो अलग अलग रूट्स का सम निकालना है। अब इन्हें बोला दो डिस्टिंक्ट, तो हो सकता है तीसरा सेम ही आ रहा हो, दो सेम आ रहा हो, एक अलग आ रहा हो, तभी तो टू डिस्टिंक्ट बोले। वैसे अगर ये क्या है 3x3 में तो x की 3 वैल्यू आएंगी, तो आप कौन से दो डिस्टिंक्ट लेंगे, तो पहले से ये दो सेम आने वाले, एक अलग होगा। तो अब यहाँ पे अगर ऑप्शन में अगर x की वैल्यू होती तब तो हम सेटिस्फाई करा लेते, बट यहाँ पे ऑप्शन में आपको सम दे रखा है तो सेटिस्फाई नहीं करा सकते, तो इसको आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वही ऑपरेशन आप लगाना सारे जानते हो, कुछ नहीं, सबको ऐड कर दीजिएगा तो सब में 12 माइनस एक्स बन जाएगा, चाहे रो को ऐड कर लीजिएगा चाहे कॉलम को ऐड कर लीजिएगा, तो 12 माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा, फिर ये बन आ गया, एक बन से दूसरे को माइनस करो 0, और दूसरे से फिर एक और अगले वाले को माइनस करो 2 0, ठीक है। एक ध्यान रखना, जितने क्रॉस की मैट्रिक्स है उससे एक कम ही ऑपरेशन लगा सकते हैं, ऐसा नहीं एक बार में तीनों 0 बना दिए तो पूरी मैट्रिक्स की वैल्यू 0 कर दी। तो यहाँ से फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर एक्स की 3 वैल्यू आ रही है, 3 3 और 12, तो दो डिफरेंट, एक 3 हो जाएगा एक 12, इनका सम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो फिर वैसे ही आ गया, मैंने आपसे कहा था कि आपको जब भी ऐसा दे रखा हो तो आपको इस Q और Q से कोई मतलब नहीं है, सीधे p² इक्वल टू कितना है 4 है, और हमसे वैल्यू किसकी पूछी, डिटर्मिनेंट ऑफ p पूछा गया, तो p² इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और p कितना हो जाएगा ±2 हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं 2 ही है तो 2 करेक्ट हो जाएगा, आगे करने की आपको ज़रूरत नहीं है, करेंगे तब भी वही आएगा, तो इसलिए उसको छोड़ो, अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है पेपर में, ठीक है। 46 लिखा है ए, एक मैट्रिक्स दे रखा है, ए क्यूब पूछा गया है, ए क्यूब पूछा गया, तो सिंपली एक चीज़ मैं बता दूं, ए क्यूब आप निकाल सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ए की ए से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आए उसकी फिर ए से मल्टीप्लाई करो, तो निकालने में टाइम लगेगा। तो हम इसका क्या बना लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं पहले हैमिल्टन थ्योरम से, तो वो होती क्या है इक्वेशन वो बता दूँ आपको, उसमें आपको डिटर्मिनेंट की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहले क्या था, a² सम ऑफ ट्रेस, ठीक है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट बोल सकते हो, ट्रेस क्या होता है, तो इसका और इसका सम कर लेंगे भाई, कितना हो जाएगा, तो पहले क्या होता है a² माइनस सम ऑफ ट्रेस 1 और 1 कितना हो गया 2, कितना आ जाएगा a, प्लस होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट हमारा कितना हो गया 0, प्लस का 0 और इक्वल टू में क्या होता है 0, तो a² माइनस 2a इक्वल टू क्या हो गया 0, तो ये इक्वेशन बन गई a² माइनस 2a इक्वल टू 0, तो a² इक्वल टू कितना आ गया 2a। अब दोनों तरफ a से फिर से मल्टीप्लाई कर लो, तो a क्यूब इधर कितना हो गया a² हो गया, और a² की वैल्यू जो है वो हमारी कितने के इक्वल है 2a के इक्वल है, अभी ऊपर देखा, तो यहाँ से कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, तो मल्टीप्लाई करने का झंझट ही खत्म, सीधे सीधे बना लो पहले हैमिल्टन थ्योरम से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगला क्वेश्चन भी दे रखा है, ए इनवर्स दे रखा है 1 2 3 4, आपसे 2a पूछा गया, ए इनवर्स से ए निकालना है भाई, इनवर्स 2 क्रॉस 2 का तो बहुत आसान होता है ना निकालना, तो जो हम जैसे इनवर्स निकालते हैं वैसे हम इनवर्स का इनवर्स निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, इनवर्स का इनवर्स निकाल देना, ए का इनवर्स, ठीक है, का इन्वर्स कर देंगे तो फिर से क्या मिल जाएगा ए मिल जाएगा, तो जो हमारे पास दे रखा है उसका भी इन्वर्स ही निकाल देते हैं। तो इन्वर्स में करते क्या है, देखो डिटर्मिनेंट निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका हम ऐसे नहीं करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, एक तो डिटर्मिनेंट निकालना है, तो करते क्या है इन एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं, 4 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और इन वाले में माइनस लगा देते हैं, और इसके डिटर्मिनेंट से कर देते हैं डिवाइड, डिटर्मिनेंट कितना आएगा 4 माइनस 6, तो वो आ जाएगा माइनस का 1/2, और माइनस से क्या कर दें अंदर कर दें मल्टीप्लाई, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये -4 2 और ये 3 और ये -1 अपॉन में 1/2 आ जाएगा, और इधर कितना चल रहा है a, और a की जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2a, तो कितना होगा -4 2 3 और -1, यही हमारा कौन सा होगा ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिएगा कौन सा वाला हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से निकाल दीजिएगा आप डायरेक्ट, आपको सोल्यूशन भी दे रखा है, और आप सोल्यूशन PDF तो मैं भेज दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से ले लीजिएगा, सिंपली ऐसे ही किया हुआ डायरेक्ट ओरली करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इसमें लिखा है वेक्टर x दे रखा है, y दे रखा है और z दे रखा है, आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब ये लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं ना, तो इनका डिटर्मिनेंट 0 होता है 3x3 के लिए। डिपेंडेंट कब होगा, जब उसकी रैंक जो होगी वो उसके मतलब जितने ऑर्डर किए उससे कम होगी। अब ऑर्डर जब रैंक उससे कम होगी तो रैंक जब भी कम हो सकती है जब उस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या रहा हो 0 हो, तो डिटर्मिनेंट इसका 0 के इक्वल कर दो, यहाँ से इसकी वैल्यू आप क्या करेंगे निकाल लेंगे, सिंपली डिटर्मिनेंट तो सॉल्व कर ही लेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके जो ए आएगा वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा, सिंपली समझ रहे हो गया। ठीक है, अगला ये लिखा है टी,
एक मैपिंग हो रही है यू से बी पे, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द कर्नल टी इज ए सब स्पेस ऑफ। तो कर्नल टी किसका सब स्पेस होगा? कर्नल टी का मतलब होता है नलिटी ऑफ टी, ठीक है। तो सिंपली समझ लीजिएगा जो मैपिंग हो रही है वो यू से बी पे हो रही है। कर्नल टी इक्वल टू क्या होता है? यू होता है, अर्थात कर्नल टी ये जो क्वेश्चन में दे रखा है एक्स सच दैट एक्स के वो एलिमेंट, मतलब ऑपरेशन लगाने के बाद कि जो जीरो पे मैप करें, अर्थात यू के वो एलिमेंट, यू के ये यू है और ये बी है, ये यू है और ये बी है, अर्थात इसके वो एलिमेंट, ठीक है, इसके वो एलिमेंट जो इसकी आइडेंटिटी पे मैप करें, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? कर्नल के एलिमेंट हो जाते हैं, अर्थात कर्नल किसका सब स्पेस होगा? यू का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट यहीं तक कराएंगे आज, ठीक है, वरना आप भी एक लंबी वीडियो देखने में मज़ा नहीं आएगा, दूसरा पार्ट बनाएंगे। टी दे रखा है वी टू आर से वी क्यू आर, वी डिफाइंड एज, ठीक है, दे रखा है। अब आपसे पूछा गया इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन द नलिटी ऑफ टी इज, तो इसकी नलिटी क्या होगी? ठीक है, नलिटी क्या होती है? जो डायमेंशन में हमारे, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, मतलब जो यू में ऐसा B2 है तो B2 समझ लीजिएगा, उसमें जितने हमारे नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं वही उसकी क्या हो जाएगी? नलिटी हो जाएगी। तो सिंपल कर लेना है, देखो सिंपली यहाँ से समझिएगा, ये दे रखा है आपको a प्लस बी, ए माइनस बी और b दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, मैपिंग हो रही है B2 से B R पे, अर्थात R से R पे हो रही है। तो आप ये बताओ जब हम जीरो लगाएंगे, जीरो जीरो लगाएंगे तो ये मिलेगा, और ABC लगाएंगे तो ABC, मतलब ये तो आपको दिखा रखा है। अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करिएगा, जो एलिमेंट होते हैं अर्थात कर्नल के वही एलिमेंट तो होंगे जो एलिमेंट जीरो पे जा रहे होंगे, जो एलिमेंट जीरो पे जा रहे होंगे। तो अब इसमें जो पहला वाला होगा वो भी जीरो, अर्थात a प्लस बी इक्वल टू बी क्या आएगा? जीरो, और दूसरा a माइनस बी इक्वल टू बी क्या आएगा? जीरो, और तीसरा जो है b इक्वल टू बी क्या मिल गया? जीरो। जब b जीरो है यहाँ लगाएंगे तो a भी जीरो मिल गया, तो a भी जीरो मिल गया, b भी जीरो मिल गया। तो दोनों के दोनों एलिमेंट हमारे क्या थे? u में हमारे इसमें कितने एलिमेंट थे? दो एलिमेंट थे। इसमें कितने एलिमेंट है? दो एलिमेंट है, और दोनों के दोनों एलिमेंट कैसे हैं? जीरो। तो नॉन जीरो एलिमेंट कोई बचा ही नहीं, जितने नॉन जीरो एलिमेंट बचते वही हमारी क्या होती है? नलिटी होती। तो कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट बचा नहीं, तो इसकी नलिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं, या एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा क्योंकि ये भी वेक्टर का ही है। तो लिखा इफ़ v इक्वल टू आर क्यूब, ठीक है, w एक इसका सब स्पेस दे रखा है a 0 0 बिलोंग्स टू आर क्यूब, देन द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस v अपॉन w। तो आपने v अपॉन w का एक फार्मूला पढ़ा होगा, एक थ्योरम होती है, डायमेंशन v अपॉन w इक्वल टू डायमेंशन b माइनस डायमेंशन w होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा देंगे। अब हम b इक्वल टू कितना दे रखा है भाई? आर क्यूब दे रखा है, इसका मतलब इसकी डायमेंशन कितनी है? 3 है, और इसमें बाकी दो एलिमेंट क्या दे रखे हैं? जीरो दे रखे हैं, तो इसकी डायमेंशन कितनी हुई? एक ही हुई। तो 3 में से हम क्या करेंगे? एक घटा देंगे, तो b अपॉन w जो डायमेंशन बनेगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और आसान हो तो करा देते, नहीं तो कल ही कराते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन करा देता हूँ। इफ़ W इज ए सब स्पेस ऑफ आर क्यूब, इफ़ W इज ए सब स्पेस ऑफ आर क्यूब स्पॉन्ड बाई दिस, मतलब किससे बन रहा है? इससे बन रहा है, ठीक है। आगे ये दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज इन W, तो ऐसा कौन सा होगा जो W में होगा, ठीक है, कौन W में होगा? तो सिंपल एक बात देखो आपको बताता हूँ, आसानी से क्वेश्चन करना है, यही तो दोनों दे रखे थे आपके। अब W होता क्या है? कोई भी जो हमारा, ठीक है, लीनियर स्पान होता है, ठीक है, ये देख क्या देगा? स्पान दे रखा है, तो एक तो LS होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए? लीनियरली, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए, और साथ में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी वो स्पान बनेगा। एक तो LI और लीनियर कॉम्बिनेशन में LS, एक तो LS होना चाहिए, LS का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए, और दूसरा वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो हम इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन बनाएंगे नहीं, यहाँ से बना लेंगे, तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में पहले के साथ अल्फा और प्लस दूसरे के साथ क्या लगा लिया? बीटा। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट की इधर अल्फा से करेंगे तो अल्फा हो गया, इधर का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया, तो अल्फा प्लस जीरो वो अल्फा ही हो गया। सेकेंड इधर करेंगे जीरो, और इधर सेकेंड वाले से करेंगे वन की तो बीटा हो जाएगा, तो बीटा आ गया। इधर थर्ड से करेंगे माइनस अल्फा, इधर थर्ड से करेंगे जीरो, तो वो इधर से एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से जीरो आ रहा है, तो ये एलिमेंट निकल के आए। तो इनका आप केवल साइन ही चेक कर लो, प्लस प्लस माइनस प्लस है, अगर ऐसा ही साइन किसी का आ रहा है तो हम बोल देंगे, वो भी बोल देंगे भाई जो पहला एलिमेंट है उसी का नेगेटिव एलिमेंट सेकंड पे है, अब जो तीसरा एलिमेंट है उसी का सेम एलिमेंट फोर्थ पे है। तो ऐसा किस ऑप्शन में है? ऐसा सिर्फ एक ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, फर्स्ट इसका नेगेटिव थर्ड पे और सेकंड इसका सेम फोर्थ पे। और देख लेते हैं, चलो अब यहाँ से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो गया, वो बाद में कराता हूँ।
तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। 52 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में शायद हो सकता है सारे क्वेश्चन कवर कर दूँ, हो सकता है वो शाम तक वीडियो आ जाएगी या कल शाम तक हो सकती है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर गाइज वॉचिंग दिस वीडियो।